Okay, today's topic for 10th class, science, chapter name is life process. NCERT line by line. Okay, so we'll start this very chapter, life process. You just have to open your books and read line by line. I'll be explaining every line there. So in NCERT, there is many things between two lines, so you have to understand every line properly. I'm just starting it. You just look, you have to listen only, nothing else. You just listen it properly and you can have everything there, right? So name of chapter is life processes. कह रहा है कि हाउ डू वी टेल द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज अलाइव एंड व्हाट इज नॉट अलाइव. कैसे हम बताएंगे कि कोई चीज़ जिंदा है या कोई चीज़ नहीं जिंदा है. अलाइव और नॉट अलाइव में कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे. इफ़ वी सी ए डॉग रनिंग, ए कॉ चीविंग कर्ड और ए मैन शॉटिंग लाउडली ऑन द स्ट्रीट, वी नो दैट दीज आर लिविंग बींग्स. कह रहा है कि अगर हम किसी कुत्ते को दौड़ते हुए देखते हैं या किसी गाय को खाना चबाते हुए देखते हैं या किसी आदमी को जो है चिल्लाते हुए देखते हैं, तो हमको पता चलता है कि ये लिविंग बींग्स हैं. ठीक है. व्हाट इफ़ द डॉग और द कॉ और द मैन वर अस्लीप. लेकिन क्या यही एक कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसके आधार पे हम कह सकते हैं कि लिविंग बींग है. अगर मान लो कि कुत्ता सो रहा है या गाय सो रहा है या आदमी सो रहा है, तो क्या वो जिंदा नहीं है. वी वुड स्टिल थिंक दे वेर अलाइव, बट हाउ डिड वी नो दैट. अगर वो सो रहा है, चाहे आदमी है, चाहे कुत्ता है, चाहे क्या कहते हैं डॉग है या फिर गाय है, अगर वो सो रहा है फिर भी हम उसको ज़िंदा कहते हैं. क्यों कहते हैं उसको ज़िंदा. वी सी देम ब्रीथिंग, क्योंकि हम उनको सांस लेते हुए देखते हैं. ठीक है. और इसके आधार पे हम कहते हैं कि वी नो दैट दे आर अलाइव. व्हाट अबाउट प्लांट्स. अब ये तो आदमी, कुत्ता और ये क्या कहते हैं गाय के बारे में हो गई. लेकिन अगर हम प्लांट्स की बात करें, हाउ डू वी नो दैट प्लांट्स आर अलाइव. ठीक है. तो अगर हमसे ये पूछा जाए कि ये पौधा जिंदा है या नहीं जिंदा है, तो इसके बारे में हमको कैसे पता चलेगा या कैसे हम बताएंगे ये चीज़ कि ये पौधा अलाइव है या नहीं है. तो हम उसका आधार क्या मानते हैं कि सपोज वी सी देम ग्रीन, सम ऑफ अस विल से कि ये अलाइव है. अगर पत्ता हरा है तो उसका आधार पर हम कह देंगे कि ये जिंदा है. बट व्हाट अबाउट प्लांट्स दैट हैव लीव्स ऑफ कलर अदर देन ग्रीन. लेकिन कुछ ऐसे प्लांट भी तो होते हैं जिनके रंग हरा ना होकर के कुछ और कलर के होते हैं, तो क्या वो जिंदा नहीं है. सिर्फ हरा को देख के ही हम जिंदा कहेंगे. ये क्वेश्चन करता है. एनसीईआरटी में यही बड़ा पॉजिटिव चीज़ है. दे यूज टू आस्क द क्वेश्चन टू यू कि एंड देन दे आंसर. पहले ये नहीं बताते, आपको कहते हैं क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली वो आंसर बताते हैं. ठीक है. तो कह रहा है कि मान लो कि अगर हम प्लांट के बारे में हमको ये बताना है कि प्लांट अलाइव है या नहीं है, तो हम कलर देख करके उसका कि चलो ग्रीन है तो उसके बेसिस पे हम कह देते हैं कि ये ज़िंदा है. लेकिन अगर मान लो कोई प्लांट ऐसे होते हैं जैसे करोटन है जिसका वेरीगेटेड लीफ होता है, उसका कलर ग्रीन नहीं होता, तो क्या वो ज़िंदा नहीं है ना. तो ये एक आधार बनाना कि सिर्फ कलर के आधार पे या ग्रीननेस है उसका आधार पे हम नहीं कह सकते कि प्लांट अलाइव है या नहीं है. तो कह रहा है इन अदर वर्ड्स वी टेंड टू थिंक ऑफ सम सॉर्ट ऑफ मूवमेंट्स. चाहे जो भी है, यहाँ पर जो भी हम देख रहे हैं, या ब्रीथिंग की बात कर रहे हैं, या डॉग इज़ रनिंग, या गाय जो है वो च्यूइंग कर्ड, तो ये हर चीज़ में हम क्या देख रहे हैं, एक मूवमेंट देख रहे हैं. या सांस भी ले रहा है तो उसमें हम मूवमेंट भी देख रहे हैं. यानी मूवमेंट को हम लिंक करेंगे लाइव होने और न होने से. वेदर ए थिंग इज़ अलाइव और नॉट, इट विल बी डिसाइडेड बाय इफ़ देयर इज़ सम मूवमेंट इन इट और नॉट. ठीक है ना. अब वो मूवमेंट किसी भी तरह का हो सकता है. जैसे डॉग इज़ रनिंग में डॉग दौड़ रहा था, है ना. गाय जो है अगर खाना चबा रही थी तो वहाँ भी उसके मूवमेंट्स हो रहे थे. ठीक है. या फिर कुत्ता सोया हुआ था तो वो सांस ले रहा था, ब्रीथिंग हो रही थी तो वहाँ भी मूवमेंट हो रहा था. या फिर प्लांट का ही हम देख रहे हैं तो प्लांट को जो है उसका जब अगर हम ग्रोथ देखते हैं, मतलब प्लांट छोटा से बड़ा होता है तो उसके आधार पर भी हम कहते हैं कि ज़िंदा है. तो ग्रोथ रिलेटेड जो चीज़ है वो भी मूवमेंट से रिलेटेड है. तो हम ये कह सकते हैं कि सम सॉर्ट ऑफ मूवमेंट इज़ ए कॉमन एविडेंस फॉर बीइंग अलाइव. कोई चीज़ जिंदा है या नहीं है, कोई चीज़ अलाइव है या नहीं है, उसका प्रमाण क्या है.
उसका प्रमाण है कि भैया मूवमेंट होना चाहिए, मूवमेंट होना चाहिए। और ये मूवमेंट जो है, दिस मूवमेंट कैन बी विजिबल और इनविजिबल। कोई ज़रूरी नहीं है कि ऑल मूवमेंट्स आर विजिबल, बहुत सारे मूवमेंट आपको विजिबल नहीं हैं, ठीक है। तो हम इनविजिबल मूवमेंट भी अगर है तो वो लाइफ को कैरेक्टराइज करेगा, ठीक है। मूवमेंट ओवर वेरी स्मॉल स्केल विल बी इनविजिबल टू द नेकेड आई। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल नहीं, फॉर एग्जांपल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, अगर मान लो बहुत कम मूवमेंट होता है जो आपको विजिबल नहीं है, नेकेड आई को विजिबल नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स होता है, तो ये जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट है, इज दिस नेसेसरी फॉर लाइफ? इफ़ वी आस्क दिस क्वेश्चन टू प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट दे विल से यस। तो कहने का मतलब है कि सिर्फ विजिबल मूवमेंट से ही नहीं पता चलता कि कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है वो लाइव है या नहीं है, इसके बारे में सिर्फ विजिबल मूवमेंट से पता नहीं। अगर उसके अंदर मॉलिक्यूलर मूवमेंट भी है, बहुत स्मॉल स्केल पे मूवमेंट भी है, तो जब ये बायोलॉजिस्ट से क्वेश्चन पूछा गया कि क्या उनको लाइव कंसीडर किया जाएगा, तो इसका जवाब आया यस, मूवमेंट होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पर देख लो, वायरस के बारे में ये डाउट पैदा हो गया, ठीक है। इनफैक्ट वायरसेस डू नॉट शो एनी मॉलिक्यूलर मूवमेंट इन देम। वायरसेस जो है उसके अंदर कोई मूवमेंट नज़र नहीं आता, मॉलिक्यूलर मूवमेंट भी नज़र नहीं आता, जब तक कि वो किसी सेल को इन्फेक्ट न कर दें। जब वायरस किसी सेल को इन्फेक्ट कर देते हैं, जब दूसरे सेल में चले जाते हैं, देन ओनली दे बिकम एक्टिव। तो वायरस के बारे में क्या कहोगे, वायरस अलाइव है या नहीं है? क्योंकि उसमें तो किसी प्रकार का मूवमेंट नज़र नहीं आता शुरू में, वो मॉलिक्यूलर मूवमेंट भी नज़र नहीं आता, यानी ऐसा मूवमेंट जो विजिबल नहीं है। आप कहते हो कि मूवमेंट तो है बट इट इज़ नॉट विजिबल, लेकिन वो भी नज़र नहीं आता। लेकिन आप इसको जो है, जैसे ही ये किसी सेल को इन्फेक्ट करता है तो इसके अंदर मूवमेंट आ जाती है ना। तो इसके बारे में थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है कि इसको क्या माना जाए, वेदर दे आर ट्रूली अलाइव और नॉट। लेकिन मोटा मोटी ये कंसेप्ट है कि इफ़ देयर इज़ ए मूवमेंट, चाहे वो मूवमेंट विजिबल हो या इनविजिबल हो या मॉलिक्यूलर मूवमेंट हो, तो अगर सम सॉर्ट ऑफ मूवमेंट इज़ देयर, चाहे वो प्लांट में हो चाहे ऑर्गेनिज्म में हो, तो दैट विल बी कंसीडर्ड एज कि वो अलाइव है। वाई आर मॉलिक्यूलर मूवमेंट नीडेड फॉर लाइफ? अब ये सवाल उठता है कि बात हम कह रहे हैं कि अगर लाइफ की बात कर रहे हैं, कोई चीज़ जिंदा है नहीं है, तो उसके बारे में हम कह रहे हैं कि भैया उसमें मॉलिक्यूलर मूवमेंट होना चाहिए। इसकी क्या आवश्यकता है? कह रहा है वी हैव सीन इन अर्लियर क्लासेज दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म आर वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, किसी काम को करने के लिए एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है। दे कैन हैव टिश्यूज, टिश्यूज हैव सेल्स, सेल्स हैव स्मॉलर कंपोनेंट इन देम। अब ये जैसे आदमी का ही शरीर है, तो आदमी का शरीर क्या चीज़ से बना हुआ है? सेल से बना हुआ है। बहुत सारे छोटे छोटे सेल मिल करके टिश्यू बनाते हैं, बहुत सारे टिश्यू मिल करके जो है सो ऑर्गन बनाते हैं, और बहुत सारे ऑर्गन मिल करके जो है ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिल करके लाइफ बनता है। तो हम क्या देख रहे हैं कि देयर इज़ ए वेल मेंटेन्ड वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर इज देयर। सेल, बहुत सारे सेल, टिश्यू, फिर ऑर्गन सिस्टम एंड देन लाइफ, है ना। सो ये जो ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है लिविंग बीइंग का, दे कैन हैव टिश्यू हैव सेल्स हैव smaller component in them and so on. Because of the effect of the environment, this organized ordered nature of living structure is very likely to keep breaking down over time. है तो ये ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर, लेकिन इसके ऊपर भी इन्वायरमेंट का इफेक्ट पड़ता है, और इसकी वजह से ये जो ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है ये समय के साथ इसमें ब्रेक डाउन होगा, टूटने की संभावना है। इफ़ ऑर्डर ब्रेक्स डाउन द ऑर्गेनिज्म विल नो लॉन्गर बी अलाइव। और ये जो ऑर्डर है अगर टूटेगा तो टूटने के बाद जो ऑर्गेनिज्म है वो जिंदा नहीं रहेगा। सो लिविंग क्रीचर मस्ट कीप रिपेयरिंग द ऑर्गेनिज्म, रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग देयर स्ट्रक्चर। इसीलिए ये जो लिविंग क्रीचर हैं उनको अपने ऑर्गेनिज्म जो हैं वो अपने ये जो स्ट्रक्चर हैं उसको मेंटेन उनको रखना पड़ेगा, और इस स्ट्रक्चर को मेंटेन रखने के लिए उनको बराबर जो है
रिपेयरिंग और मेंटेनेंस का जॉब करना पड़ेगा। ऑल दीज स्ट्रक्चर आर मेड ऑफ मॉलिक्यूल, दे मस्ट मूव मॉलिक्यूल अराउंड ऑल द टाइम। जितने भी स्ट्रक्चर हैं वो सारे मॉलिक्यूल के से बने हुए हैं और ये मॉलिक्यूल हमेशा मूव करने चाहिए। अब ये मॉलिक्यूल मूव करना चाहिए तो ये स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज रहना चाहिए। ये ऑर्गेनाइज कब रहेगा? जब इसका प्रॉपर रिपेयर और मेंटेनेंस का काम चलता रहेगा, क्योंकि आउटसाइड इन्वायरमेंट जो है उसका इफ़ेक्ट जो है हमारे ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर पे पड़ता है। ऑर्गेनिज्म के अंदर जो ऑर्गेनाइज है उस पर पड़ता है और उसको ब्रेक डाउन करने का कोशिश करता है। एक भी स्ट्रक्चर अगर ब्रेक डाउन होगा तो जिंदा रहना मुश्किल है, ठीक है। और इसको मेंटेन करके रखने के लिए जो प्रोसेस है, व्हाट आर द मेंटेनेंस प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, वही चीज़, उसी प्रोसेस को बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। यानी आपको ज़िंदा रखने के लिए, किसी ऑर्गेनिज्म को लाइव रखने के लिए जो प्रोसेस है उसी को बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। आज हम लोग उसी प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये सब क्या क्या प्रोसेस है। बहुत सारे प्रोसेस हैं, न्यूट्रिशन है, सर्कुलेशन है, ठीक है, एक्सक्रीशन है। ऑल दीज आर प्रोसेस सो दैट आवर बॉडी कैन बी इन प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड मैनर, वी कैन लिव देयर, सो प्रॉपर रिपेयर एंड मेंटेनेंस वर्क विल गो ऑन। तो लाइफ प्रोसेस की ज़रूरत क्यों है ये समझ में आया। इसलिए ज़रूरत है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका स्ट्रक्चर जो है बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड है और इस पर आउटसाइड इन्वायरमेंट का असर पड़ता है, और आउटसाइड इन्वायरमेंट का असर पड़ेगा तो वो उसका ब्रेक डाउन करेगा, और ब्रेक डाउन करेगा तो फिर उसको रिपेयर मेंटेनेंस की ज़रूरत है। और ये रिपेयर मेंटेनेंस हम कहाँ से देंगे? तो इसके लिए हमको बाहर से कुछ चीज़ करना पड़ता है, कुछ प्रोसेस करनी पड़ती है, बहुत सारा प्रोसेस है जो इसमें रिपेयर और मेंटेनेंस का काम बराबर जो है करता रहता है, जिसकी वजह से कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है अलाइव रहता है। और ये सब प्रोसेस क्या हैं इसी के बारे में हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सो व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस? द मेंटेनेंस फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट गो ऑन इवन व्हेन दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग पर्टिकुलर। कह रहा ये जो मेंटेनेंस का काम है ना, ये हमेशा चलता रहना चाहिए, चाहे लिविंग ऑर्गेनिज्म कुछ कर रहा है या नहीं कर रहा है। इवन व्हेन वी आर जस्ट सिटिंग इन क्लास, इवन इफ वी आर जस्ट अस्लीप, चाहे हम जस्ट क्लास में बैठे हुए हों या सोए हुए हों, लेकिन ये मेंटेनेंस का काम चलता रहता है। दिस मेंटेनेंस जॉब हैज़ टू गो ऑन। द प्रोसेस which together perform this maintenance job is called life process। और ये जो मेंटेनेंस का काम है, चाहे हम सो रहे हों चाहे बैठे हुए हों, लेकिन ये मेंटेनेंस का काम रेगुलरली चल रहा है, ये जो प्रोसेस है उसी को हम लोग लाइफ प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। सिंस दीज मेंटेनेंस प्रोसेस आर नीडेड टू प्रिवेंट डैमेज एंड ब्रेकडाउन। क्यों ये हमेशा क्यों चलता रहता है? इस मेंटेनेंस प्रोसेस की ज़रूरत क्यों है? इसलिए ज़रूरत है कि ये हमारे जो ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है उसमें जो ब्रेकडाउन होता है या जो डैमेज होता है उसको प्रिवेंट करता है। और इसको प्रिवेंट करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है, क्योंकि ब्रेकडाउन कैसे करोगे? ब्रेकडाउन को आप कैसे रिकवर करोगे, मेंटेन कैसे करोगे? तो उसके लिए यू नीड एनर्जी। और एनर्जी कहाँ से आएगी? तो द एनर्जी कम्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। और एनर्जी आपको बाहर से लेना पड़ेगा। यानी प्रोसेस को करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, ये रिपेयर मेंटेनेंस को के काम को करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी आपको बाहर से लेना पड़ेगा। सो देयर मस्ट बी ए प्रोसेस टू ट्रांसफ़र ए सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। इसीलिए प्रोसेस की बात आ रही है। प्रोसेस का मतलब क्या है कि आपको एनर्जी लेना है और एनर्जी बाहर से लेना है। तो बाहर से जब आप एनर्जी लोगे तो उस एनर्जी को अंदर ट्रांसफ़र करने के लिए एक प्रोसेस की ज़रूरत है। इसीलिए लाइफ प्रोसेस की ज़रूरत है। बात समझ में आएगी नहीं? हम प्रोसेस की बात क्यों कर रहे हैं? प्रोसेस का मतलब क्या है कि एक्टिविटी। कौन सा एक्टिविटी? जो आउटसाइड आपके बॉडी से आउटसाइड जो है एनर्जी को पहुंचाना है आपके शरीर के अंदर में, सो दैट ब्रेक डाउन जो हो रहा है आपका मशीनरी या जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वहाँ पे, उसको रिपेयर करेगा। तो ये पर्टिकुलर प्रोसेस के थ्रू आप इस एनर्जी का ट्रांसफ़र करोगे।
ऐसे नहीं ट्रांसफ़र हो जाता है एनर्जी, उसका एक तरीका है, एक प्रोसेस है, इसीलिए लाइफ प्रोसेस की आवश्यकता है। ठीक है, बिकॉज द एनर्जी कम्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के बाहर से वो एनर्जी आती है, इसीलिए आपको प्रोसेस की आवश्यकता है। क्यों प्रोसेस की आवश्यकता है? कि उस एनर्जी का ट्रांसफ़र आपके बॉडी के अंदर कैसे किया जाए। सो देयर मस्ट बी ए प्रोसेस टू ट्रांसफ़र ए सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। और ये जो एनर्जी है जो बाहर से आपके शरीर में जाएगा या किसी ऑर्गेनिज्म के शरीर में जाएगा, उसी को हम बोलते हैं फूड, विच वी कॉल फूड। ठीक है, भोजन, उस भोजन से ही एनर्जी मिलती है ना। ए प्रोसेस वी कॉमनली कॉल न्यूट्रिशन। और ये खाना जो तुम्हारे शरीर के अंदर जाता है बाहर से, उस प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूट्रिशन। क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन। इफ़ द बॉडी साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज़ टू ग्रो, अगर मान लो कि बॉडी का साइज धीरे धीरे बढ़ता है, जैसे अमीबा यूनिसेलुलर है और हम लोग का बॉडी जो है वो मल्टी सेलुलर है, तो एडिशनल रॉ मटेरियल विल ऑल्सो बी नीडेड फ्रॉम द आउटसाइड। तो एक तो है कि सिर्फ रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए ही फूड चाहिए क्या? नहीं, इसके अलावा आपके शरीर में अगर बहुत तरह के काम हो रहे हैं या ऑर्गेनिज्म के बॉडी में बहुत तरह के काम हो रहे हैं, ग्रोथ हो रहा है, तो उसके लिए भी हमको एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा एडिशनल रॉ मटेरियल की ज़रूरत है। ठीक है, वो आउटसाइड से चाहिए। सिंस लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड ऑन कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल एंड मोस्ट ऑफ these food sources are also carbon based, depending on the complexity of these carbon sources, different organism can then use different kind of nutritional process। अब ये बात कह रहा है कि ये पृथ्वी पर जैसे आप लोग का जन्म हुआ, क्या कोई ऑर्गेनिज्म कहाँ से आया? तो मुख्य रूप से आप देखोगे कि कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल के थ्रू ही ऑर्गेनिज्म का जन्म हुआ है, ये बात ये बता रहा है। ठीक है, इसीलिए ये यहाँ आप ये कह सकते हो कि इस अर्थ पे लाइफ जो सर्वाइव करता है वो इस वजह से सर्वाइव करता है कि कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल का कंजम्पशन करके वो सर्वाइव करता है। ठीक है, तो जितने भी फूड सोर्सेज हैं, ज़्यादातर फूड सोर्सेज जिसका यूज होता है ये रिपेयर, मेंटेनेंस और ब्रेकडाउन के प्रोसेस को कवर करने के लिए, वो कार्बन बेस्ड है। जैसे आपके शरीर में भी अगर खाना जाता है तो वो क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट जो है, ग्लूकोज ही तो बनता है, और ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? C6H12O6। सो कार्बन कंपाउंड इज देयर, यानी न्यूट्रिशन का ज़्यादातर सोर्स जो है वो क्या है? कार्बन बेस्ड है। और डिपेंडिंग ऑन द कम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस कार्बन सोर्सेज, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म कैन देन यूज डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूट्रिशनल प्रोसेस। कह रहा है अलग अलग ऑर्गेनिज्म के लिए अलग अलग तरह का न्यूट्रिशनल प्रोसेस होगा। वो डिपेंड करता है कि किस तरह का जो एनर्जी सोर्स है उनका, मतलब कार्बन बेस्ड एनर्जी सोर्स ही किस तरह का है, उसके अकॉर्डिंगली उनका न्यूट्रिशनल प्रोसेस होगा। जैसे जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसको, वो जो है बहुत कॉम्प्लेक्स फूड लेता है, तो वहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन होगा, फिर एनर्जी प्रोड्यूस होगा, तो उसका एक न्यूट्रिशन का जो प्रोसेस है वो अलग है। और अमीबा जो है, या मान लो कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो होता है, प्लांट जो है अपना खाना कैसे बनाती है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट का रिएक्शन होता है और उसके थ्रू जो है उसका ग्लूकोज बनता है, स्टार्च बनता है। तो उसका जो फूड लेने का तरीका होगा वो अलग होगा, यानी उसमें अलग प्रोसेस होंगे। और जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसमें अलग प्रोसेस होंगे। वही बात ये कह रहा है कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म कैन यूज़ डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूट्रिशनल प्रोसेस। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरह के न्यूट्रिशनल प्रोसेस का इस्तेमाल होगा। ठीक है, अब कह रहे हैं द आउटसाइड सोर्स ऑफ एनर्जी कुड बी क्वाइट वेरीड। अब ये जो बाहर से हम खाना लेते हैं, ये खाना भी अलग अलग हो सकता है, जो एनर्जी का सोर्स है वो अलग अलग हो सकता है। सिंस द इन्वायरमेंट इज़ नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, क्योंकि ये जो इन्वायरमेंट है वो तो हमारे कंट्रोल में है नहीं, तो दीज सोर्सेस ऑफ एनर्जी देयरफॉर नीड टू बी ब्रोकन डाउन और बिल्ट अप इन द बॉडी। अब यहाँ पे यही बात कर रहा है, अब ये बात कर रहा है कि भाई ये जो खाना का सोर्स है वो डायरेक्टली एनर्जी ही क्यों ना बॉडी के अंदर चला जाए, ये क्वेश्चन उठता है। तो उसका कारण बता रहा है कि भाई इन्वायरमेंट में जो ये जो सोर्सेज हैं और इन्वायरमेंट हमारे कंट्रोल में है नहीं, तो ये सोर्सेज चेंज कर सकते हैं। इसीलिए हमको एक यूनिफॉर्म बेसिस डेवलप करना पड़ेगा, ताकि ये जो है अब समान रूप से आपके ऑर्गेनिज्म के जो हर
ऑर्गन्स हैं उसको समान रूप से हर चीज़ मिले, तो इसीलिए जो भी फूड रिसोर्सेज है वो हमारे शरीर के अंदर में उसका ब्रेकडाउन होता है और वहाँ से एनर्जी प्रोवाइड की जाती है, सो दैट वी कैन प्रोवाइड यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी दैट कैन बी यूज्ड फॉर द वेरियस मॉलिक्यूलर मूवमेंट नीडेड फॉर मेंटेनिंग लिविंग स्ट्रक्चर। और एनर्जी क्यों चाहिए? एनर्जी इसलिए चाहिए कि जो बॉडी के अंदर जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स होगा उसके लिए इस एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी और एक यूनिफॉर्म सोर्स वहाँ से डेवलप होता है। तो आप ये कह सकते हो, आपका जो क्वेश्चन है कि सर डायरेक्टली एनर्जी को इनटेक हम लोग क्यों नहीं करते, हम लोग फूड क्यों लेते हैं और फूड से एनर्जी क्यों प्रोड्यूस होता है? तो इसका कारण ये है कि अगर बाहर से हम कोई चीज़ डायरेक्टली लेते हैं तो इन्वायरमेंट के ऊपर तो हमारा कंट्रोल नहीं है, तो बदलता जाएगा, ठीक है। और अंदर जब कोई चीज़ चला गया और पर्टिकुलर तरीके से वो प्रोसेस होगा और तब जो वो एनर्जी पैदा करेगा, तो वो एनर्जी जो है समान रूप से जो भी मॉलिक्यूलर मूवमेंट रिक्वायर्ड है उसको अवेलेबल होगा, है ना। इसीलिए अंदर जाके वो प्रोसेस होता है। यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी कैन बी यूज्ड फॉर द वेरियस मॉलिक्यूलर मूवमेंट नीडेड फॉर मेंटेनिंग लिविंग स्ट्रक्चर एज वेल एज द काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स द बॉडी नीड्स टू ग्रो। तो बॉडी के अंदर जो जिस तरह का मॉलिक्यूल चाहिए उसको ग्रो करने के लिए वही बनेगा, एनर्जी हम बाहर से लेंगे। फॉर दिस ए सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन इन द बॉडी आर नेसेसरी। और ये जो काम होगा उसके लिए बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होंगे आपके शरीर के अंदर में। और ये जो केमिकल रिएक्शन है मोस्टली वो जो रिएक्शन होता है ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शंस ही होता है, ठीक है। ये आर सम ऑफ मोस्ट ऑफ द कॉमन केमिकल मीन्स टू ब्रेक डाउन मॉलिक्यूल्स। तो जो मॉलिक्यूल जो कार्बोहाइड्रेट हम अपने शरीर के अंदर लेते हैं और उसको तोड़ करके फिर एनर्जी पैदा होता है, तो एनर्जी पैदा करने के लिए जो वहाँ पे केमिकल रिएक्शन होता है उसमें ज़्यादातर केमिकल रिएक्शन जो हैं वो ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शन है। अब कहोगे सर ये ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शन क्या होता है, तो इसके बारे में आगे जाके आप पढ़ेंगे कि ऑक्सीजन के साथ जुड़ना या हाइड्रोजन का हटना, नहीं, ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का हटना, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन। उसी तरह से हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का हटना वो रिड्यूसिंग रिएक्शन। इसके बारे में डिटेल्स में हम 11th क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन आपके बॉडी के अंदर जो रिसोर्स फूड प्रोवाइड करते हैं हम, उसका जो उसके ऊपर जो केमिकल रिएक्शन होता है मोस्टली वो ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शन ही होता है। जैसे आप देखो कि आपने कार्बोहाइड्रेट लिया, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला क्या है C6H12O6, और ये जब ब्रेक डाउन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है ना, या वाटर बनाता है या एनर्जी बनाता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि ये क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट का क्या हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट का रिडक्शन हो रहा है या ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी मोटा मोटी रिएक्शन क्या हो रहा है वहाँ पे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है। फॉर दिस मेनी ऑर्गेनिज्म यूज ऑक्सीजन सोर्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी। अब ये ऑक्सीडेशन का रिएक्शन जो होगा उसके लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, ऑक्सीजन इज़ रिक्वायर्ड, क्योंकि ऑक्सीजन का जुड़ना ही ऑक्सीडेशन कहलाता है। इसीलिए बाहर से हम लोग जो सांस लेते हैं उसमें ऑक्सीजन लेते हैं, तो ऑक्सीजन जो है सिर्फ सांस लेना ये रेस्पिरेशन नहीं है, ये ऑक्सीजन आपके शरीर के अंदर जाता है और ये फिर ब्रेक डाउन करता है, आपका जो कार्बोहाइड्रेट है उसको तोड़ता है, तो उसमें हेल्प करता है, उसका ऑक्सीडेशन करता है और तब एनर्जी प्रोड्यूस करता है। द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी एंड टू यूज इट इन द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड सोर्स फॉर सेलुलर नीड्स इज व्हाट वी कॉल रेस्पिरेशन। अब एक नया प्रोसेस आ गया कि भैया बाहर से हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। क्यों लेते हैं कि ये ऑक्सीजन आपके शरीर के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट गया है उसको तोड़ने के लिए इसका इस्तेमाल होगा, वहाँ पे ब्रेक डाउन होगा और तब जाके एनर्जी प्रोड्यूस होगी। और ये जो रिएक्शन होता है जिसके द्वारा ऑक्सीजन जो है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को तोड़ता है, दैट रिएक्शन के द्वारा जो एनर्जी पैदा होती है, ये सारे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं। इससे पहले हमने न्यूट्रिशन की बात की, न्यूट्रिशन वाज ऑल्सो ए प्रोसेस, है ना। और ये दूसरा प्रोसेस यहाँ पर स्टार्ट हो गया क्या, तो रेस्पिरेशन, है ना। इन द केस ऑफ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म नो स्पेसिफिक ऑर्गन फॉर टेकिंग इन फूड। मान लो यूनिसेलुलर कोई ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर एक सेल ही है, जैसे अमीबा है,
तो अमीबा में कोई ख़ास ऑर्गन तो नहीं होता जिस ऑर्गन का इस्तेमाल हम फूड टेक करने में करेंगे, या एक्सचेंज ऑफ गैसेज और रिमूवल ऑफ वेस्ट मे बी नीडेड बिकॉज द एंटायर सरफेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन द कंटेक्ट ऑफ विद द इन्वायरमेंट। कह रहा है कि जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है उसमें कोई ख़ास ऑर्गन नहीं होता किसी खास काम को करने के लिए, और उनको भी जो है एक्सचेंज ऑफ गैस करना पड़ता है, ऑक्सीजन लेना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है, या फिर जो वेस्ट है उनके अंदर उसको भी निकालना पड़ता है, क्योंकि वो जो अमीबा है या जो सिंगुलर सेल ऑर्गेनिज्म है उसका सारा सरफेस जो है एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में है। तो उसके लिए तो इजी है, डिफ्यूजन के प्रोसेस के द्वारा जो है वो सारा चीज़ फैला देगा, सबको एनर्जी प्रोवाइड कर देगा। लेकिन क्या होगा, बट व्हाट हैपेंस व्हेन द बॉडी साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म इंक्रीज। लेकिन अगर बॉडी का साइज बढ़ता गया तो उस केस में फिर कैसे होगा, द बॉडी डिज़ाइन बिकम मोर कॉम्प्लेक्स। अब ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया, जैसे हम लोग का बॉडी है बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, इसमें हर काम को करने के लिए एक पर्टिकुलर ऑर्गन है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ऑल द सेल्स में नॉट बी इन द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द सराउंडिंग। तो इसमें जितने भी सेल हैं तो सराउंडिंग के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं है। अमीबा के केस में तो उसका एक ही सेल था और वो सेल जो है सराउंडिंग के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में था, तो वहाँ पर डायरेक्टली जो है एक्सचेंज प्रोसेस हो जा रहा था। लेकिन जो मल्टी सेलुलर बॉडी है, लाइक इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग है, तो उसके केस में जो है उसका सब ऑर्गन तो इन्वायरमेंट के कॉन्टैक्ट में है नहीं, तो वहाँ पे कैसे होगा। द सिंपल डिफ्यूजन विल नॉट मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल द सेल। अब अमीबा में तो डिफ्यूजन हो रहा था, डिफ्यूजन के थ्रू जो है सारा चीज़ आ रहा था अंदर और सारा चीज़ बाहर जो निकल रहा था। डिफ्यूजन ये प्रोसेस जिसमें क्या होता है कि ज़्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की तरफ पार्टिकल मूव करता है। तो अमीबा में तो ये पॉसिबल था कि सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू जो भी चीज़ आया और जो चीज़ चला गया। लेकिन जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसमें ये चीज़ पॉसिबल होगा या नहीं होगा, ये बात है, ठीक है। क्योंकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में हर ऑर्गन जो है कांटेक्ट में नहीं होता इन्वायरमेंट के, और अमीबा के केस में तो सारा ऑर्गन जो है कांटेक्ट में था, ठीक है। तो इसीलिए वहाँ पर डिफ्यूजन के थ्रू सारा काम हो गया, यहाँ डिफ्यूजन से काम नहीं चलेगा। डिफ्यूजन विल नॉट मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल द सेल्स। We have seen previously how in multicellular organism various body part have specialized in the function they perform। हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि भाई हमारे बॉडी के अंदर कई सारे सेल मिलकर के टिश्यू बनते हैं, टिश्यू मिलके ऑर्गन बनते हैं, और ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम, मतलब जो टिश्यू है वो एक ख़ास तरह के काम करने के लिए खास टिश्यू है। अब एक्सक्रीशन का काम करेगा तो एक पर्टिकुलर टिश्यू है, डाइजेशन का काम है तो उसके लिए एक खास टिश्यू है, ठीक है। ब्रेन से रिलेटेड काम करेगा तो उसके लिए खास टिश्यू है, मगर हर खास काम को करने के लिए अलग अलग टिश्यू बना हुआ है। तो हम लोग इस आइडिया से परिचित हैं कि हमारे शरीर के अंदर जो है स्पेशलाइज्ड टिश्यू है। स्पेशलाइज्ड टिश्यू का मतलब हुआ है कि एक पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करने के लिए एक खास तरह का टिश्यू होना, दैट इज़ कॉल्ड स्पेशलाइज्ड टिश्यू। तो जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर तो बहुत सारा सेल है, तो वहाँ पे ये स्पेशलाइज्ड टिश्यू है, ठीक है। इट इज़ देयरफॉर नॉट सरप्राइजिंग दैट द अपटेक ऑफ फूड एंड ऑफ ऑक्सीजन विल आल्सो बी द फंक्शन ऑफ स्पेशलाइज्ड टिश्यू। अब यहाँ पे मुख्य काम क्या है कि खाना शरीर के अंदर लेना है, अपटेक ऑफ फूड, और दूसरा कि ऑक्सीजन चाहिए जो उसको ब्रेक डाउन करे। तो इसके लिए भी एक खास प्रकार का स्पेशलाइज्ड टिश्यू है जो खाना लेने का काम करेगा और जो ऑक्सीजन लेने का काम करेगा। However, this poses a problem since the food and oxygen are not taken up at one place in the body of the organism while all the part of the body need them। अब यहाँ पे एक समस्या आती है। क्या समस्या आती है कि भाई ये जो फूड हम लेते हैं बाहर से या ऑक्सीजन जो लेते हैं वो हमारे शरीर में एक ही जगह जा रहा है, लेकिन हमको इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है पूरे शरीर में, क्योंकि हर ऑर्गन को ज़रूरत है, हर सेल को ज़रूरत है एनर्जी का। तो ये कैसे करेंगे? तो इसको करने के लिए दिस सिचुएशन क्रिएट्स ए नीड फॉर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। ये तो तभी होगा ना, जो भी हम खाना लिए वो एक पर्टिकुलर जगह पर है, जो भी हम ऑक्सीजन लिए वो एक पर्टिकुलर जगह पे है, लेकिन ऑक्सीजन तो हमको हर सेल तक पहुंचाना है, खाना तो हमको हर सेल तक पहुंचाना है, तो फिर हमको ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ेगी। एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, एक सर्कुलेटरी सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी जो फूड को कैरी करे और ऑक्सीजन को कैरी करे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द बॉडी। तो उसके लिए हमको फिर एक सर्कुलेटरी प्रोसेस की आवश्यकता पड़ेगी। सो यू लुक
कि हाउ द लाइफ प्रोसेस आर रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल। पहले हमने न्यूट्रिशन की बात करी, रेस्पिरेशन की बात करी, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द सर्कुलेशन, कि बॉडी के अंदर जो है मूवमेंट्स को कौन करेगा, कौन फूड को दूसरी जगह पहुंचाएगा, कौन ऑक्सीजन को पढ़ाए, तो उसके लिए भी एक प्रोसेस हमको चाहिए। ठीक है। व्हेन केमिकल रिएक्शन यूज द कार्बन सोर्स एंड द ऑक्सीजन फॉर एनर्जी जनरेशन, दे क्रिएट बाई प्रोडक्ट दैट आर नॉट ओनली यूजलेस फॉर द सेल ऑफ द बॉडी। अब कह रहा है कि ये मान लो केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन की वजह से ये जो कार्बन सोर्स है, क्योंकि फूड का सोर्स क्या बताया हमने, कार्बन है, सारा कार्बन है, कार्बोहाइड्रेट में भी तो कार्बन ही है, और वहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो एनर्जी जनरेट करता है, तो वो तो एनर्जी तो जनरेट करेगा, लेकिन उसमें कार्बन भी तो है, तो कार्बन वेस्ट भी पैदा करता है, और वो वेस्ट बाय प्रोडक्ट के रूप में निकलेगा। खाली एनर्जी ही नहीं निकलेगा, एनर्जी के अलावा कुछ ख़राब चीज़ भी आपके शरीर में पैदा हो रहा है केमिकल रिएक्शन की वजह से, और वो जो ख़राब चीज़ आपके बॉडी के अंदर रह जाएगा या आपके सेल के अंदर रह जाएगा, तो योर बॉडी विल बिकम टॉक्सिकेटेड, पॉइजनस, और उससे आपकी डेथ भी हो सकती है, दैट कुड इवन बी हार्मफुल। तो इसीलिए उस वेस्ट को निकालना पड़ेगा। दिस वेस्ट बाय प्रोडक्ट आर needed to be removed from the body and discarded outside by the process called excretion। और ये जो वेस्ट मटेरियल है इसको कैसे निकालेंगे, उसके लिए भी हमारे पास एक सिस्टम है, एक प्रोसेस है, दैट इज़ कॉल्ड एक्सक्रीशन, एक्सक्रीटरी प्रोसेस, है ना। जैसे आपका ब्लड का साफ़ होना, आपका यूरिन निकलना, आपका वेस्ट मटेरियल जो है वो निकलना, वो सारा के लिए हमारे शरीर में एक सिस्टम है, एक प्रोसेस की ज़रूरत है, और उस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सक्रीशन। यानी आपने न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ऑल दीज आर प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस। यानी इसमें से एक भी चीज़ अगर नहीं हो तो फिर आपका ज़िंदा रहना मुश्किल है। अगेन, if the basic rules of the body design in multicellular organism are followed, a specialized tissue for excretion will be developed, which means that the transportation system will need to transport waste away from cell to this excretory tissue। अब ये excretion के लिए आपको अलग से जो है एक excretory tissue की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। excretory tissue will be required for that। तब जाके जो ट्रांसपोर्ट कर रहा है मटेरियल, सर्कुलेटरी सिस्टम, वो वहाँ पे भेज देगा वेस्ट मटेरियल को, और वहाँ से वो निकल जाएगा। यानी आपने वेरियस टाइप ऑफ प्रोसेस की क्यों ज़रूरत है, लाइफ प्रोसेस, और कौन कौन सा प्रोसेस होता है उसके बारे में आई हैव गिवन यू द डिटेल्स। अब अलग अलग से हमको हर प्रोसेस को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसमें जो प्रोसेस है, अब यहाँ पे ब्लू कलर्ड क्वेश्चंस आर देयर दैट यू कैन आंसर। पहला क्वेश्चन है कि वाई इज़ डिफ्यूजन इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन्स। कह रहा है कि अमीबा में तो आराम से हो गया था, आपका डिफ्यूजन के द्वारा सारा खाना आ गया था, यूनिसेलुलर था, और सारा खाना का निकल भी गया था, लेकिन आदमी में क्यों नहीं होता, मल्टी सेलुलर बॉडी में ये क्यों नहीं होता। तो इसका आंसर हमने बता दिया कि भाई मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है उसका हर एक ऑर्गन जो है इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में नहीं है, इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में कुछ ही ऑर्गन है, तो इसीलिए उसमें ये संभव नहीं है। अमीबा के केस में क्या था, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म उसका पूरा बॉडी सरफेस जो है इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में था, तो वो डिफ्यूजन के थ्रू सारा चीज़ ले सकता था और हर ऑर्गन हर सेल को पहुंचा सकता था और वहाँ से निकाल सकता था। लेकिन ह्यूमन बीइंग के लिए ये संभव नहीं है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग का एक हर ऑर्गन जो है इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में नहीं है। देयर आर ओनली फ्यू ऑर्गन्स विच आर इन द कांटेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट। इसीलिए इसको अंदर लेना पड़ता है फूड को, और फिर उसको प्रोसेस करना पड़ता है, वहाँ एनर्जी प्रोड्यूस करनी पड़ती है, एंड दैट एनर्जी इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू एवरी सेल। सो दिस इज द आंसर ऑफ दैट पर्टिकुलर फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्या है कि व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज़ टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव। क्या क्राइटेरिया है, किस आधार पे हम कहते हैं कि कोई चीज़ जिंदा है, कोई चीज़ नहीं जिंदा है। हमने बताया कि भाई मूवमेंट देख के आप बोलते हो, और मूवमेंट जो है विजिबल भी हो सकता है, इनविजिबल भी हो सकता है ना। अगर मान लो इनविजिबल है तो मॉलिक्यूलर मूवमेंट, यानी कहने का मतलब है कि आपके ऑर्गेनिज्म के बॉडी में अगर पर्टिकुलर टाइप का मूवमेंट इज़ देयर देन वी से इट इज़ अलाइव। अब प्लांट के केस में भी आप ग्रीननेस देख के नहीं कह सकते हो अलाइव, क्योंकि बहुत सारे पौधे ऐसे हैं जिनके पत्ते ग्रीन नहीं होते, तो क्या वो अलाइव नहीं है अलाइव। उनके अंदर मॉलिक्यूलर मूवमेंट होना चाहिए, चाहे वो ग्रोथ के रूप में हो
चाहे वो नज़र आए चाहे नहीं नज़र आए। ओके, दैट शुड बी द बेसिस फॉर दैट। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है कि व्हाट आर आउटसाइड रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर बाय एन ऑर्गेनिज्म। कोई भी ऑर्गेनिज्म जो आउटसाइड रॉ मटेरियल यूज करता है वो क्या है, तो कार्बन बेस्ड सोर्स है। मैंने क्या कहा, कार्बन वाले कंपाउंड से ही जो है लाइफ की उत्पत्ति हुई है, इसीलिए हमको एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी के लिए भी हम कार्बन रिलेटेड सोर्स ही यूज़ करते हैं ज़्यादातर, है ना। अब कुछ केसेस में जो है कार्बन रिलेटेड सोर्स नहीं होता, इनऑर्गेनिक सोर्स आर आल्सो देयर। जैसे न्यूट्रिशन में पढ़ेंगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में, तो वहाँ पे हम देखेंगे कि प्लांट जो है प्लांट वो इनऑर्गेनिक सोर्स से जो है एनर्जी पैदा करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट प्रोसेस वुड यू कंसीडर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ। कह रहा है लाइफ को मेंटेन करने के लिए कौन कौन से प्रोसेस को आप एसेंशियल मानोगे, आवश्यक मानोगे। तो आप उसमें कहोगे भाई न्यूट्रिशन चाहिए, दूसरा रेस्पिरेशन चाहिए, तीसरा एक्सक्रीशन होना चाहिए यानी जो वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर निकलना चाहिए, चौथा सर्कुलेशन होना चाहिए, क्योंकि हर एक ऑर्गन को, हर एक सेल को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, हर एक सेल को फूड की ज़रूरत है, तो ये सारा चीज़ जो है उसको पहुंचना चाहिए, देन ओनली वी कैन हैव दिस थिंग। ठीक है। तो दीज आर द प्रोसेस रिक्वायर्ड बाय इंडिविजुअल और ऑर्गेनिज्म फॉर मेंटेनिंग लाइफ। अब हम अलग अलग प्रोसेस के बारे में इन डिटेल्स में पढ़ेंगे। अभी हमने डिस्कस किया कि व्हाट आर दीज प्रोसेस दैट वी हैव डिस्कस्ड। तो उसमें हमने बताया था कि न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेशन है, एक्सक्रीशन है, सर्कुलेशन है, एंड मेनी अदर प्रोसेस आर देयर विच आर रिक्वायर्ड फॉर, विच आर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ, है ना। तो अब इंडिविजुअली जो है विल बी डिस्कसिंग अबाउट दिस प्रोसेस। ठीक है। तो न्यूट्रिशन की बात करेंगे। न्यूट्रिशन क्या है ना, न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। व्हेन वी वॉक और राइड ए बाइसिकल वी आर यूजिंग अप एनर्जी। कह रहा है कि जब भी हम साइकिल चलाते हैं या टहलते हैं तो हम लोग एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं। इवन व्हेन वी आर नॉट डूइंग एनी अपरेंट एक्टिविटी एनर्जी इज़ नीडेड टू मेंटेन ए स्टेट ऑफ ऑर्डर इन आवर बॉडी। अगर हम कोई एक्टिविटी नहीं भी कर रहे हैं यानी हमारे शरीर को एनर्जी की आवश्यकता नहीं, लेकिन जो ऑर्डर है हमारे शरीर में वो ऑर्डर मेंटेन रहे, उसी स्थिति में रहे, उसके लिए भी हम एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। तो एनर्जी का इस्तेमाल सिर्फ कोई एक्टिविटी करने के लिए ही नहीं करते हैं, कुछ एक्टिविटी नहीं भी होता है, दिखता भी नहीं है, लेकिन आपके शरीर के अंदर जो वेरियस ऑर्डर है उसको मेंटेन रखने करने के लिए भी उस एनर्जी की ज़रूरत है। वी ऑल्सो नीड मटेरियल फ्रॉम आउटसाइड इन ऑर्डर टू ग्रो। लेकिन आवश्यकता है उस ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए, कोई एक्टिविटी करते हैं उसको करने के लिए, या फिर आप जो ग्रो कर रहे हो, डेवलप कर रहे हो, ये आपके शरीर के अंदर जो प्रोटीन बढ़ रहा है, इन सब कामों के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है। और दिस सोर्स ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल इज़ द फूड वी ईट। और ये कौन सा सोर्स है, ये जो एनर्जी और मटेरियल आपको चाहिए वो क्या है, वो खाना जो हम खाते हैं वही है सोर्स ऑफ एनर्जी, उसी से सारा एनर्जी मिलता है। अब सवाल ये उठता है कि जो लिविंग थिंग्स हैं उनको फूड कैसे मिलता है। हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड। द जनरल रिक्वायरमेंट फॉर एनर्जी एंड मटेरियल इज़ कॉमन इन ऑल ऑर्गेनिज्म। कह रहा है ये सब ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत है, जितना भी ऑर्गेनिज्म है सब के अंदर ये रिक्वायरमेंट है कि भैया उसको एनर्जी चाहिए, मटेरियल चाहिए, लेकिन ये अलग अलग तरीके से फुलफ़िल किया जाता है ना। ये तो बात कर रहा है दिस इज़ कॉमन। व्हाट इज़ कॉमन कि एवरी ऑर्गेनिज्म नीड एनर्जी, ठीक है, और एवरी ऑर्गेनिज्म नीड मटेरियल्स, ये तो कॉमन है। लेकिन ये जो एनर्जी की नीड है या मटेरियल की ज़रूरत है वो अलग अलग तरीके से वो फुलफिल करेंगे। सिंस ऑर्गेनिज्म यूज सिंपल फूड मटेरियल ऑब्टेन्ड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कह रहे कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनका काम छोटे ये सिंपल फूड मटेरियल से जो एनर्जी मिलता है उससे चल जाता है, तो वो इनऑर्गेनिक सोर्स होता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया, वाटर मिल गया, प्लांट के केस में वो फोटोसिंथेसिस करके फूड पैदा कर लेंगे। तो ऐसे जो ऑर्गेनिज्म हैं दे आर कॉल्ड ऑटोट्रफ, जिनका काम इनऑर्गेनिक सोर्स वाले फूड से भी चल जाता है। लेकिन जो दूसरे ऑर्गेनिज्म हैं जो प्लांट पर डिपेंड करते हैं
जो अदर ऑर्गेनिज्म हैं जो प्लांट का यूज़ करते हैं, हेट्रोट्रप्स हैं, तो वो जो है दे यूज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज एंड दीज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज हैव टू बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर वन। और ये जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है जो शरीर के अंदर जाएगा तो उसको तोड़ना पड़ेगा, ब्रेकअप करना पड़ेगा और उससे एनर्जी प्रोड्यूस करना पड़ेगा। ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के केस में इसकी ज़रूरत है, ठीक है। हैव टू बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर वंस बिफोर दे कैन बी यूज्ड फॉर द अपकीप एंड ग्रोथ, है ना। अब उससे जो एनर्जी निकलेगा उसकी ज़रूरत क्या है, अपकीप रखने के लिए या ग्रोथ ऑफ द बॉडी के लिए। टू अचीव दिस ऑर्गेनिज्म यूज बायो कैटलिस्ट कॉल्ड एंजाइम। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो फूड को अंदर लेगा और उस फूड को ब्रेक करना पड़ेगा। ब्रेक करने के लिए के बाद जो एनर्जी पैदा होगी, तो ब्रेक कौन करेगा, उसके लिए अंदर शरीर के अंदर कुछ बायो कैटलिस्ट की ज़रूरत होती है जिसको बोलते हैं एंजाइम, जो ब्रेकिंग का काम करता है। इस तरह से द हेट्रोट्रप सर्वाइवल डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन ऑटोट्रप। लेकिन आप एक तरह से कह सकते हैं कि हेट्रोट्रप कैसे जीवित रहते हैं, तो उनका जीवित रहना इस बात पर निर्भर करता है, बेसिकली वो ऑटोट्रफ पर निर्भर करता है। हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म इंक्लूड एनिमल एंड फंगी। और हेट्रोट्रॉफिक में के अंदर कौन आते हैं, जो एनिमल्स हैं या जो फंगी हैं जो अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं, दे आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉफ, है ना। अब यहाँ पर अलग अलग हम लोग डिस्कस करेंगे कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है ना, उसमें क्या प्रोसेस होता है, ये सारे चीज़ को इन डिटेल्स हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट है इसमें ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म आर फुलफिल्ड बाय फोटोसिंथेसिस। जो ऑटोट्रॉफिक है, प्लांट है, आपने पढ़ा है कि प्लांट अपना खाना फोटोसिंथेसिस के द्वारा बनाते हैं। उनको क्या चाहिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, है ना, और वाटर चाहिए और सनलाइट चाहिए। इफ़ क्लोरोफिल इज़ देयर तो दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड, ठीक है। तो वो अपना खाना वहाँ बना लेंगे। जो भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, कार्बन डाइऑक्साइड इनऑर्गेनिक है, वाटर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, उसी से अपना वो फूड पैदा कर लेंगे, ठीक है। और उससे जो कार्बोहाइड्रेट पैदा होगा उसको स्टार्च बोलते हैं, उसको अपना सेव करके अपना एनर्जी के रूप में उसका इस्तेमाल, जो एनर्जी बच गया उसको स्टार्च के रूप में उनके सिस्टम में वो सेव हो जाता है, ठीक है। दिस मटेरियल इज़ टेकन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विच इज़ कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के रूप में लिया जाता है और जो बदल जाता है कार्बोहाइड्रेट में इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। लेकिन उसके लिए सनलाइट चाहिए, सनलाइट के प्रेजेंस में ये काम होगा। क्लोरोफिल भी चाहिए, क्लोरोफिल अट्रैक्ट करता है सन को अपनी तरफ, है ना। कार्बोहाइड्रेट आर यूटिलाइज्ड फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द प्लांट। और ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए प्लांट को। वी विल स्टडी हाउ दिस टेक प्लेस इन द नेक्स्ट सेक्शन। और इसके बारे में हम लोग अगले सेक्शन में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पार्ट 2 जो हमारा आएगा उसमें और डिटेल्स में हम जाएंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में और हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में। इसलिए इस वीडियो को आप लोग ध्यान से सुने और देन आफ्टर जब सेकेंड वीडियो विल क्रिएट पार्ट 2, तो उसमें जो है वी विल कवर अदर थिंग्स लाइक हेट्रोट्रॉफ एट्सेट्रा।